नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो कृपया उन्हें लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष समय-समय पर आते रहें। दोस्तों, आज मैं जो एक जजमेंट लेके आया हूँ आपके समक्ष, ये जजमेंट उन लोगों के लिए है जो लोग जो लिव इन रिलेशंस में रहते हैं और रिलेशंस मतलब खराब हो जाने की वजह से बाद में एक फॉल्स एलिगेशंस जो है का सामना करना पड़ता है उनको अगर रिलेशंस खराब हो जाए। तो कई बार ज़रूरी नहीं सारे केस खराब होते हैं, मतलब सारे केसेस झूठे होते हैं, कई सही केसेस भी होते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशंस में मैक्सिमम लोग सफ़र कर रहे हैं जब रिलेशंस एक साइड से खराब हो जाते हैं और बाद में अपोजिट वन पार्टी जो है, स्पेशली जो वुमेन है, वो सीरियस एलिगेशंस लगा देती हैं मैन के ऊपर, मीन्स आदमी के ऊपर, जो बॉय मैन जो भी है उनके ऊपर लगा देती हैं। और काफ़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन आज जो मैं जजमेंट्स लेकर आया हूँ ये इसमें एक लीगल पॉइंट डिस्कस किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। हम सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे, पार्टीज के नाम पे भी नहीं देखेंगे, लेकिन ये जजमेंट जो है वो रिपोर्टेबल जजमेंट है। और जो रिपोर्टेबल जजमेंट में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, उसमें कहा है कि टैसिट कंसेंट मींस अगर कोई साइलेंट कंसेंट दी जाए, अगर कोई मिसकंसेप्शन ना हो, उसमें साइलेंट कंसेंट दी जाए, तो वो रेप की जो डेफिनेशन है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं और जो ऑफेंस है वो नहीं किया है आदमी ने। तो एक टैसिट कंसेंट मतलब यही है कि जो साइलेंट कंसेंट होती है, अगर कोई मींस प्रत्यक्ष रूप से ना बोली जाए और लेकिन अगले को पता है कि इसकी जो सहमति देने वाला है उसको नॉलेज है कि वो किस तरह के जो एक्ट है उस पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम इस जजमेंट पे थोड़ा सा जाते हैं। इसमें चूंकि फॉल्स केसेस भी पोअर अप हो रहे हैं 376 के, जो कि रेप से संबंधित है, जो लोग लिव इन रिलेशंस में रहते हैं। तो आज मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा एक जजमेंट का वो टाइटल के जो छोड़ के अगर मैं क्रिमिनल अपील पे जाते हैं तो उसमें देखिए ये क्रिमिनल अपील थी 1443/2018 की स्पेशल लीव क्रिमिनल पिटीशन फाइल की थी 6532 ऑफ 2018 की। तो ये रिपोर्टेबल एक जजमेंट थी, रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो ये इसमें क्या है, देखिए इसमें ये था कि ये क्वेश्चन के लिए जो अपीलेंट थे वो एक क्वेश्चन के लिए गए थे अगेंस्ट दी हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उन्होंने क्वेश्चन करने से मना कर दिया था और ये सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर आया था डिसमिसल ऑफ जो उनकी जो मिसलेनियस पिटीशन थी, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन, जो कि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी। अब ये स्पेशल लीव पिटीशन का जो है क्रिमिनल अपील जो भी बताया हुआ, ये ऑर्डर था जो कि 2/7/2018 में आया था, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी जल्दी इसमें डिस्पोजल कर दिया था। 2018 में ही डिस्पोजल हो गया था, क्योंकि और जो देखिए आगे देखिए एफआईआर कब की गई है, एफआईआर 2000 की गई है और जो 482 की जो पिटीशन थी वो फाइल क्वेश्चन ऑफ एफआईआर के ऊपर फाइल की गई थी, जो कि जिसका ऑर्डर था 2 जुलाई 2018 में आया। तो मीन्स देख लीजिए खुद ही 18 साल का काफ़ी ज़्यादा गैप है। और ऑफेंसेस क्या लगाए हुए थे, मतलब जो पीनल जो एक्शंस जो सेक्शंस क्या लगाए हुए थे जिसके अगेंस्ट वो एफआईआर के अगेंस्ट गए थे, वो लगाया गया था 376(2) पार्ट बी 420 जो कि चीटिंग का होता है, सेक्शन 34 इंडियन पीनल कोड जिस कॉमन इंटेंशन है, मीन्स एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो उसमें कॉमन इंटेंशन होती है, वो लगाया गया है। अब 376(2)(b) को एक बार देख लेते हैं इंडियन पीनल कोड में किसे कहते हैं। देखिए 376 का मतलब है पनिशमेंट फॉर द रेप, जिसकी जो सजा है जो कि 10 साल तक की सजा कर दी गई है। पहले 7 साल थी, लेकिन जो बाद में अमेंडमेंट हुआ 2013 में, तो अब इसकी जो सजा है वो 10 साल कर दी गई है। और अब ये लिखा है 376(2)(b) जो लगाया, whoever, जो बी पे आप चलते हैं, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट commits rape on the woman in such public servant's custody or in the custody of public servant subordinate to such public servant।
तो ये चीज बताओ, ये मतलब सेक्शन लगाया था उन्होंने एलिगेशन 376(2)(b के अंदर, क्योंकि अपीलेंट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और जो कंप्लेनेंट थी वो उन्हीं के मतलब कोई हॉस्पिटल था, उसी में वो एक मेडिकल जो डॉक्टर थे और मेडिकल ऑफिसर या जो भी है डॉक्टर थे, डेजिग्नेशन जो भी होगा उनका, और फिर जो कंप्लेनेंट थी वो जो थी एक जो मतलब जो थी नॉन डॉक्टर प्रोफेशन से, मतलब नर्स थी कोई, उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी। खैर हम इस डिटेल में ना जाके अब इसमें जाते हैं कि क्या एलिगेशंस थी। एलिगेशंस ये थी 376(2)(b का जो सेक्शन लगा था, 420 का लगा था, सेक्शन 34 का लगा था, और साथ में दूसरे भी सीरियस ऑफेंसेस लगे थे जो कि ये है। अब देखिए, अब इसके बाद लिखा था कि चार्जशीट फाइल हुई थी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और जो भी डिस्ट्रिक्ट थी महाराष्ट्र में ही है ये कोई कोर्ट, वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी। अब फिर क्या हुआ कि अपीलेंट जो थे उन्होंने बताया कि वो एक, अब उनके डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ है कि अपीलेंट जो थे वो किसी महाराष्ट्र में मेडिकल ऑफिसर थे और जो कंप्लेंट थी वो सेम ही हॉस्पिटल में कोई नर्स थे। अब आगे जाके देखते हैं, उसमें ये बताया कि एलिगेशंस क्या थी। एलिगेशंस थी कि हस्बैंड जो थे अब कंप्लेंट के की उनकी डेथ हो गई थी और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन अपीलेंट ने इन्फॉर्म किया, एलिगेशंस के ऊपर ही जा रहे हैं, अपीलेंट ने इन्फॉर्म किया कि उनकी और उनकी वाइफ के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं और वो डिवोर्स देना चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो आगे बस इनकी FIR के ऊपर है, फिर उनके बाद थोड़ी सी इनकी जो पर्सनल चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि वो सेम रीजन उन्होंने डिसाइड किया, सेम हाउस में रहे और उनके साथ रिलेशंस वगैरह जो होते हैं उन्होंने बताया, ये रिलेशंस डेवलप हुए। आगे फिर आगे देखते हैं, फिर आगे क्या बताया। फिर आगे उन्होंने बताया जब उनको पता चला जो अक्यूज नंबर 2 जो बताया, और जो कि अक्यूज नंबर 2 जो भी एक पर्सन थे जो कि ब्रदर थे उनके अपीलेंट के, उन्होंने बताया कि कंप्लेंट मतलब जो अपीलेंट ऑलरेडी मैरिड है। तो फिर इसके जब इनको ये इन्फॉर्मेशन पता चली तो उन्होंने एक FIR रजिस्टर्ड करा दी अपीलेंट और को एक्यूज्ड जो पर्सन थे उनके जो रिलेटिव थे उनके ऊपर भी वो लगा दी, FIR रजिस्टर्ड हो गई। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और फाइनल रिपोर्ट 14 जून 2001 में फाइल कर दी। फिर जब जैसी चार्जशीट फाइल की, अपीलेंट ने 482 के अंदर क्वैशिंग ऑफ FIR चार्जशीट की पिटीशन डाल दी। इसके बाद क्या हुआ कि 2 साथ देखिए, अब डाला गया, चार्जशीट डाली गई 14 जून 2001 में और क्वैशिंग साथ ही डाल दी, लेकिन हाई कोर्ट ने डिसमिस की 2 जुलाई 2018। तो लगभग आप लगा लीजिए करीब 17 साल लग गए केस पे। अब क्या था इस बीच, कुछ इसके बारे में कोई नहीं डिटेल पर लिखा हुआ। आगे फिर लिखा है कि काउंसिल थे, जो अपीलेंट के जो काउंसिल थे, उन्होंने अपने कोर्ट के समक्ष कंटेंशन रखी कि कंप्लेंट जो है वो ऑब्लिक मोटिव के साथ डाली गई है, क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है वो मैलिफाइड है और मैलिशियसली मतलब रॉन्ग मोटिव के साथ इंस्टीट्यूट की गई है। और उन्होंने कहा कि जो कंप्लेनेंट जो है ने का रिलेशन जो था वो ब्रदर के साथ था, उनके जो अपीलेंट के ब्रदर के साथ, तो और अपीलेंट के साथ कहीं भी रिलेशनशिप में नहीं थे। तो ये जी लिखा है उन्होंने, और कहा कि जो मैरिज थी सॉलमलाइज्ड हो गई है, बीच में द अपीलेंट, ब्रदर ऑफ द अपीलेंट एंड द कंप्लेनेंट के बीच में मैरिज हो चुकी है, और जो कंप्लेनेंट है वो ब्लैकमेल कर रही हैं अपीलेंट को किसी एक रीजन को छोड़कर कई अन्य दूसरे रीजन को छोड़ा। फिर साथ में ये बताया कि अगर सारी एलिगेशंस को भी फेस वैल्यू पर लिया जाए तो केस नहीं बनता है। ये ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे पूरा एनालिसिस किया, सारी स्टेट ऑफ हरियाणा वैसे भजन लाल जो दूसरी जजमेंट है उसका एनालिसिस किया। अब हम मेन इश्यू पे आते हैं कि क्या आगे कंक्लूजन क्या दिया, उस पर हम पूरा चलते हैं। देखिए पैरा नंबर 21 पे चलते हैं। पैरा नंबर 21 में बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट का देखो ऑब्जर्वेशन है, सारे केस लॉ डिस्कस करने के बाद सब माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने क्या बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि ये देखिए ये साबित होता है कि अपीलेंट जो है वो मेडिकल ऑफिसर है किसी PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और कंप्लेनेंट जो है वो नर्स असिस्टेंट नर्स है सेम सेंटर पे, और वो एक विडो है। और फिर बताया कि अपीलेंट ने बताया कि मतलब उनकी जो एलिगेशंस है कि जो कंप्लेनेंट की एलिगेशंस है कि अपीलेंट ने इन्फॉर्म किया कि वो एक मैरिड शादीशुदा है और उनकी वाइफ के साथ कुछ अनबन चल रही है, डिफरेंसेस है, और जो चूंकि वो दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इसलिए उनको अपीलेंट को 1 महीने का टाइम चाहिए होगा मैरिज को रजिस्टर्ड कराने के लिए। फिर आगे कंप्लेनेंट ने कहा कि वो उनके साथ थोड़ा सा
रिलेशन बन गया उनके साथ, और क्योंकि उनको कंपेनियन की जरूरत थी क्योंकि वो विडो थी। लेकिन आगे साथ में उन्होंने कहा, अब इसका सुप्रीम कोर्ट ने इस एलिगेशन के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने कहा शी हैज स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट इन्वर्टेड कॉमा में एज आई वाज आल्सो ए विडो, मींस मैं भी एक विधवा मतलब जो है विडो हूं, और आई आल्सो नीड अ कंपेनियन। I agreed to his proposal, and since we are having so and so, and accordingly we started residing together. So we used to reside sometimes at my home, whereas sometimes at his home. देखिए ये जो उनकी जो स्टेटमेंट थी जो FIR में, उस उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया। उन्होंने कहा कि अब आगे उन्होंने इंटरप्रिटेशन दे दी कि वो चूंकि एक साथ रह रहे थे, समटाइम्स मतलब वुमेन के घर में और समटाइम्स अपीलेंट के घर में। तो और अब इन्होंने आगे बताया दे वर इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड एंजॉयड ईच अदर कंपनी, एक दूसरे की कंपनी को उन्होंने पसंद किया। फिर आगे देखिए क्या लिखा उन्होंने कि इट इज ऑल्सो क्लियर दैट दे हैव बीन लिविंग एज सच फॉर क्वाइट सम टाइम टुगेदर व्हेन शी केम्स टू नो, आगे देखिए, व्हेन शी केम्स टू नो दैट अपीलेंट हैड मैरिड सम अदर वुमन शी लॉस्ट अ कंप्लेंट। अब जब इसने बताया कि उन्हें पता चला कि ऑलरेडी वो मैरिड हैं, तो पहले तक जब तक उन्हें नहीं पता था तब तक तो ठीक था। जैसे पता चला कि वो वुमेन के साथ शादीशुदा है, उन्होंने कंप्लेंट डाल दी। आगे लिखा है कि इट इज नॉट हर केस दैट कंप्लेनेंट हैज फोर्सिबली डैश एंड डैश हर। फिर आगे लिखा है शी हैज टेकन अ कॉन्शियस डिसीजन। आगे देखिए ये लिखा है शी हैज टेकन अ कॉन्शियस डिसीजन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ माइंड to the things that had happened. It is not a case of a passive submission in the face of any psychological pressure exerted, and this was a tacit consent. देखिए यहाँ पर लिखा है tacit consent, and this tacit consent given by her was not as a result of dash and dash result of misconception created in her mind. तो यहाँ पे ये चीज निकाल के आया उन्होंने बात ये बताई कि एक कोई पैसिव सबमिशन नहीं थी, ये मत कोई पैसिव सबमिशन नहीं थी, बल्कि कोई ना ही पैसिव सबमिशन थी कि कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला गया था। ये एक टैसिट कंसेंट थी, मींस साइलेंट कंसेंट थी, और कंसेंट जो थी वो किसी मिसकंसेप्शन से नहीं दी गई थी, जो कि मिसकंसेप्शन नहीं हुआ था उनकी क्रिएटिव माइंड पे। तो यहाँ पर आप ये चीज निकाले कि अगर एलिगेशंस अगर फेस वैल्यू पर ली जाए तो कोई भी केस नहीं बनता है अपीलेंट के। वी आल्सो ऑफ द व्यू दैट हिज कंप्लेंट हैड फेल्ड टू मेक शो द कमीशन ऑफ डैश डैश द कंप्लेनेंट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 372 कैन नॉट बी सस्टेन्ड। तो कोर्ट ने कहा कि वो कोई प्राइम फेशिया केस नहीं बना सकी हैं जो भी कमीशन जो हुआ है ऑफेंस का, और चूंकि और फिर सेक्शन 376 2B जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है। तो मेन इशू यही था इनमें, मतलब जो भी जजमेंट का जो मेन पोर्शन यही था, वो यही कहता है कि टैसिट कंसेंट हो, अगर टैसिट कंसेंट कोई मिसकंसेप्शन से नहीं दी गई हो तो फिर वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं जो भी ऑफेंस बताया उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं बनाते हैं। तो टैसिट कंसेंट मींस नॉन कंसेंट दी गई हो, साइलेंट हो, आपको पता है आप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सप्रेसिवली मतलब बता के या लिख के नहीं बताते हैं, लेकिन आपकी ये कंसेंट होती है, एक तरह की इम्प्लाइड कंसेंट कह लीजिए, वो होती है। तो आगे ये बताया, फिर यही बताया कि FIR जो थी वो कमीशन थी 420 IPC की भी लगाई थी और दूसरा एक एक्ट है उसके ऊपर भी लगाई थी। तो फिर क्या था कि हाई कोर्ट को जस्टिफाई नहीं, क्योंकि FIR में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि 420 का कोई इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड हो रहा हो और सेक्शन जो भी है एक्ट है उसका इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड हो, तो हाई कोर्ट को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था कि वे पिटीशन जो आदमी लेकर आए हैं 482 CRPC की उसको डिसमिस कर दें। तो अब फिर कोर्ट ने कहा कि अपीलेंट की जो अपील है वो सक्सीड हो रही है, और जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसे सेट असाइड कर दिया, और जो FIR थी जो भी पुलिस स्टेशन में पेंडिंग थी उसको क्वैश कर दिया, और चार्जशीट भी जो भी लगाई थी 376 2B 420 सेक्शन 34 को भी क्वैश होगी, मींस FIR भी क्वैश होगी और जितनी भी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स थी सबको भी क्वैश कर दिया। तो ये जजमेंट थी जो कि डबल बेंच मतलब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस बेंच ने दी थी, जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये जजमेंट आप अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, सेम इसके जो फैक्ट्स एप्लीकेबल हैं अगर उनके साथ, तो रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स इस जजमेंट के
प्योरली सिक्योरली एप्लीकेबल होंगे उस केस में भी, अगर मेरे इसके कंटेंट्स जो हैं वो मैच करते हैं किसी भी केस के साथ। अगर आपकी कोई नॉलेज में हो तो आप उनको ये जजमेंट जरूर दिखाइए, उसे शेयर करवाइए और अपनी जो क्वेश्चन के ऊपर जाइए, और अगर नहीं होता तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाइए। इस जजमेंट का जो एक बेस बना हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपके लिए नवीन दूसरे अच्छे वीडियोस समय समय पर लाते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।